कि बेटा इस पॉइंट को ध्यान रखना, बोर्ड के एग्जाम में पूछा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में आओ। कहता है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? कैसे पकड़ता है? स्यूडोपोडिया के द्वारा पकड़ता है, कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। क्वेश्चन का पूछने का अंदाज क्या है? चेंज है, लेकिन आंसर तो वही होगा ना। कहां पर लिखा हुआ है? बाई स्यूडोपोडिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कुटपाद के द्वारा, कुटपाद के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहा है कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? पशु और पशुओं, देखिए पौधों और क्या है? पशुओं, इन दोनों की क्या? तो कोशिकाओं। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका कोशिका विज्ञान कहलाता है, यानी कि साइटोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए साइटोलॉजी, साइटोलॉजी लिखा हुआ है, इसका मीनिंग को जरा सा समझते हैं मेरे दोस्त। यहां पर साइटोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो बना हुआ है साइटो और दूसरा है लॉजी। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, साइटो का मतलब होता है बेटा सेल। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। सेल बोले तो कोशिका, ठीक है। और साइटो का मतलब तो सेल हो गया, और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। टू स्टडी यानी कि के बारे में अध्ययन करना, के बारे में क्या करना? तो आप बोलोगे सर अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना। तो आप बताओ हम लोग यहां पर किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? तो हम लोग जो है मेरे दोस्त, हम लोग बताओ, टू स्टडी का मतलब होता है के बारे में अध्ययन करना। तो हम लोग यहाँ किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं? सेल के बारे में। और सेल के बारे में अध्ययन करना क्या लगेगा? साइटोलॉजी। तो जहां पर साइटो लगा रहा है ना, तो उसका मतलब समझना है कि यहां पर सेल की बात हो रही है। तो पेड़ और पशुओं की जो सेल होती है, यानी कि कोशिका होती है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? साइटोलॉजी, यानी कि कोशिका विज्ञान। बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर आते हैं। पता हाइड्रा में क्या पाया जाता है? बेटा हाइड्रा में पाया जाता है टेंटेकल्स। टेंटेकल्स यानी कि स्पर्शक। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाइड्रा में क्या पाए जाते हैं? टेंटेकल्स यानी कि स्पर्शक। क्या पाए जाते हैं? स्पर्शक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। 25 में क्या बोल रहा है? न्यूक्लियस शब्द किन के द्वारा दी गई थी? अब देखो जरा सा समझना, न्यूक्लियस जो वर्ड है, न्यूक्लियस का मतलब होता है नाभिक। न्यूक्लियस बेटा क्या होता है? इसका मतलब होता है नाभिक। ये इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? नाभिक। और ये नाभिक की जो बारे में बताए थे उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, है ना? रॉबर्ट ब्राउन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बुक है द माइक्रोग्राफिया। इस बुक के बारे में जैसे याद रखना, द माइक्रोग्राफिया। ये द माइक्रोग्राफिया पूछा जाएगा कि द माइक्रोग्राफिया पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है? तो किनके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है मेरे दोस्त। रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है एक पुस्तक जिसका नाम है द माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया पुस्तक के जो लेखक थे वो रॉबर्ट हुक थे। ये क्वेश्चन काफी पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? अभी मैंने बताया बेटा, कितने बार बताया हूं कि पौधों में जो भोजन होता है वो किसके फॉर्मेट जमा होता है? तो जमा होता है ग्लूकोज के रूप में, है ना? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो C6H12O6। ये बात भी याद रखना आपको। तो पौधों में जो भोजन होता है वो ग्लूकोज के रूप में जमा होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 27 में आते हैं। 27 में क्या बोला? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई है? मैं थोड़ी देर पहले ही तो बता दिया कि द प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखा हुआ है? रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस
क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या बोल रहा है? पर्ण हरित में उपस्थित मुख्य धातु क्या है? आज के सेशन में पढ़ाने से पहले जब हम लोग फोटोसिंथेसिस को पूरा तरीके से समझ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि जो क्लोरोफिल होता है उसमें कौन सी मेटल पाई जाती है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर क्लोरोफिल में पाई जाती है मैग्नीशियम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि आपको मैंने पहले सिखा दिया है। क्या किया है? सिखा दिया है। क्लियर है? तो पहले मैं सिखाता हूं, बाद में पढ़ाता हूं, तभी तो टॉपर बनाता हूं। कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किस क्रिया से संबंधित है? आप लोगों को पता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये CO2 बहुत जरूरी है। क्या? तो बहुत जरूरी है किसके लिए? तो फोटोसिंथेसिस के लिए। फोटोसिंथेसिस के लिए यानी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, है ना, CO2 का होना बहुत जरूरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। 29 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं हम लोग 30 पे। 30 पे क्या कह रहा है कि वह तत्व जो कार्बन और पानी से मिलकर, कार्बन और पानी से मिलकर प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो अब बताओ, कार्बन का मतलब यहां पर कहना है कि CO2 और पानी का मतलब हुआ H2O, इनसे मिलकर कौन मदद करता है? तो आप बोलोगे सर इसको जो मदद करता है वो करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल करता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल, इसी को बोलते हैं आपको हरित लवण भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल क्या करती है? मदद करती है किसको? भोजन बनाने में पेड़ पौधों को। तो पानी यानी कि कार्बन और पानी को मिलाकर प्रकाश संश्लेषण की में मदद कौन करता है? तो क्लोरोफिल करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले भाइयों। तुम एग्जाम नहीं देने जाओगे इसका बहुत रीजन हो सकता है बेटा, लेकिन तेरे एग्जाम में यहां से क्वेश्चन ना आए इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। एकदम 100% आएगा ही आएगा। तुम्हारे साथ बहुत सारा कुछ हो सकता है, लेकिन एग्जाम में आएगा तो आएगा, क्योंकि मैं क्या करता हूं? पढ़ाता हूं। क्या? तो पहले से ज्यादा। कैसे? तो ऐसे देखो, कैसे? ऐसे। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आज का इस सेशन में समझा दिया हूं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निकलती है? ऑक्सीजन निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है बेटा? ऑक्सीजन निकलती है। लो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। ये हमारा क्या है? CO2, 6CO2 + 12 H2O, और ये मेरा क्या रहा? सनलाइट रहा, सनलाइट। और ये मेरा क्या है? क्लोरोफिल। और ये क्या करेगी? तो CO2 और H2O का क्या करवाएगा? स्थिरीकरण करवाएगा, यानी कि फिक्सेशन करवाएगा, और बना देगा क्या? तो बना देगा C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो बताओ बाई प्रोडक्ट के रूप में कौन सी गैस मिला? ऑक्सीजन। क्या मिलते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो गैस निकलती है मेरे दोस्त वो होती है ऑक्सीजन। क्या होती है मेरे भाई? ऑक्सीजन होता है। तो ऑक्सीजन कहां है? ऑप्शन नंबर ए में। कहां? ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। देखिए 32 क्या है? कहता है कि पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? आज ही बता रखा हूं कि पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होता है? तो पत्तियों की रंग हरा होगा ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल की वजह से। अगर क्लोरोफिल नहीं होता तो हम देते किसका? मैग्नीशियम। अगर होता मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम लगा देते, ये भी चलता, लेकिन मैग्नीशियम नहीं दिया हुआ है, क्लोरोफिल दिया हुआ है, ये भी चलेगा, है ना। अगर पूछा कि पत्तियों का रंग हरा किसकी वजह से होती है तो यह तो ऑप्शन में क्लोरोफिल देखते, और ना तो क्या देखते? हम लोग मैग्नीशियम को ढूंढते। तो यहां पर तो क्लोरोफिल दे दिया है, काफी अच्छा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है बताओ? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधे होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पेड़ पौधे होते हैं, यानी कि जो हमारे ट्रीज होते हैं या फिर जो प्लांट होते हैं मेरे दोस्त, ये क्या करती है? तो ये क्या करती है?
तो अपने अंदर में क्या लेती है, CO2 को अपने अंदर इन करवाती है और अपने से बाहर कर देती है किसको, ऑक्सीजन को क्या करवा देती है, आउट करवा देती है। तो अपने अंदर ऑक्सीजन को लेती है, यानी अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेगी और ऑक्सीजन को छोड़ देगी। तो हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन को लेना, ये तो बिल्कुल गलत है, कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को अपने से क्या करती है, बाहर करती है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं। क्वेश्चन नंबर 34 में बोलता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है। क्या आवश्यक नहीं होना चाहिए बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं भी रहेगा तो काम चलेगा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए ऑक्सीजन कहां है, ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का राइट का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्रिया के लिए क्या चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए, हमारे सूर्य की प्रकाश चाहिए, और क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, और क्या चाहिए, जल चाहिए, और क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड। देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, है ना, देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आते हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है बताओ, दिन में होता है, रात्रि में होता है, कब होता है। तो आप लोग बोलोगे कि सर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो अधिकतर कहां होती है, दिन में होती है, यानी केवल दिन में ही देना है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं मेरे दोस्त जो रात्रि के समय चंद्रमा की रोशनी को प्राप्त करके क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो वो स्टैंडर्ड की बात है, मैं आपको बताऊंगा जब बेटा आप 11 में आओगे और जब मैं फिर से बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तब। तो सारी बातें यहीं पर बता दूंगा। तो 11 की पढ़ाई कौन करेगा, तुम क्या हम, ठीक है। तो कुछ के लिए वेट कर लो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले। लेकिन मैं इतना बता दिया तुम्हें कि कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो चंद्रमा की रोशनी में भी क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया कि हरे पौधों में रक्षित आंतरिक ऊर्जा किस रूप में होती है। यानी जो पेड़ पौधे जो एनर्जी प्राप्त करता है वो किस रूप में होती है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में होती है। और कार्बोहाइड्रेट में बोले तो कौन सा होता है, ग्लूकोज। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। तो अब नहीं, देखो यहां पर दिया हुआ स्टार्च, स्टार्च भी क्या है मेरे दोस्त, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। मैंने आप लोग को बताया था कि वो जो भोजन होता है वो मड के रूप में भी होता है, जिसे हम लोग स्टार्च के नाम से जानते हैं, है ना। स्टार्च भी क्या है, यह स्टार्च भी क्या है मेरे दोस्त, एक कार्बोहाइड्रेट ही है। तो इतना याद रखना कि जो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज होता है, लेकिन यहाँ पर स्टार्च भी दिया हुआ है। तो इसे टिक करके हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। नो लेट नो बेट। ये नहीं बोलना कि निर्भय सर नहीं पढ़ाए हैं, बेटा निर्भय सर बता दिए थे कि क्या प्राप्त करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अब बताओ स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, आप बोलोगे सर है, तो बस नो लेट नो बेट, लगाओ आग पानी बनाओ, बायोलॉजी की MCQ तूफानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है। लीजिए बेटा, बाइल जूस कहां से स्रावित होता है। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, जरा सा बात करते हैं बाइल जूस के बारे में बढ़िया से। ये बाइल जूस जो होती है जिसे हम लोग बोलते हैं पीत रस, ये जो पीत रस होती है ना मेरे भाई, ये कहां से निकलती है, यानी इसका जो उत्पादन होता है, यानी इसकी जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन कौन करती है, तो आप बोलोगे सर प्रोडक्शन करती है लीवर। प्रोडक्शन कौन करती है, यकृत, है ना। प्रोडक्शन कौन करती है, यकृत। लेकिन इसकी इकट्ठा, अगर मैं बोलूं बाइल जूस इकट्ठा कहां होता है, ये जो पीत रस होता है इसका भंडारण कहां होता है, यानी कि इसकी स्टोरेज। तो इसकी जो स्टोरेज होती है वो होती है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर जिसको बोलते हैं पित्ताशय, क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर पित्ताशय, ठीक है ना, किसमें होती है, पित्ताशय में। अब क्या होता है कि जब बाइल जूस का निर्माण, जब हमारे शरीर में बाइल जूस का निर्माण आवश्यकता से ज्यादा होने लगती है मेरे दोस्तों, तो अगर ये बाइल जूस की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाए, हमारे शरीर में क्या हो जाए, बढ़ जाए, अगर ये धीरे धीरे इंक्रीज कर जाती है,
अगर इसकी मात्रा बढ़ जाता है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम लोग बोलते हैं जॉन्डिस। क्या बोलते हैं? जॉन्डिस, जिसे हम लोग हिंदी में जानते हैं पीलिया। तो पीलिया जो बीमारी होती है वो क्या होती है? तो बाइल जूस के ज्यादा प्रोडक्शन के कारण होती है। और इस जॉन्डिस में क्या होता है मेरे भाई दोस्त, कि आपका जो नेल होते हैं, आपकी जो नाखून होती है, आपकी जो नाखून होता है, आपकी जो स्किन होती है, यानी कि त्वचा जो होती है, आपके जो आईज होंगे, आपकी जो आंख होंगी, इन सब का जो रंग होगा, इन सब का जो कलर होगे ने मेरे दोस्त, इस सब का जो रंग होगा वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। पीला हो जाता है ना, यानी कि येलो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर पूरा पीला दिखता है। और जो रोग होता है उसे क्या बोलते हैं? जॉन्डिस। अब आपसे क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बाइल जूस का कलर कैसा होता है? तो इस बाइल जूस का जो कलर होता है वो होता है इलोइस ग्रीन, यानी कि हल्का हल्का पीला हरा होता है। हल्का पीला हरा होता है, यानी कि पीला में हरा क्या होता है? मिक्स होता है। तो बाइल जूस का कलर ये होता है। और जो लीवर है ना मेरे दोस्त, ये लीवर, लीवर के बारे में अगर एक बात बताऊं तो लीवर जो है ना मेरे दोस्त, ये लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है। ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है, तो आपको बोलना है लीवर। और अगर लीवर का वजन पूछे आपसे कि लीवर का वजन कितना होता है, तब आपको बोलना है 1.5 से 2 केजी होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 केजी होता है। तो ज्यादा इसी में नहीं बताऊंगा, आगे भी बहुत सारा ऐसा पॉइंट आएगा जहां मैं बहुत सारा कुछ का चर्चा करने वाला हूं। अब आता हूं इस क्वेश्चन का आंसर की ओर। हमसे पूछा कि पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो आप बताओ पीत रस कहां से स्रावित होता है? तो आप बोलोगे सर लीवर से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा कि पीत रस का इकट्ठा कहां होता है, तो इकट्ठा होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में। आपसे पूछा जाएगा कि पीत रस की मात्रा बढ़ जाने से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होती है, तब आंसर हो जाएगा आपका जॉन्डिस हो जाती है। आपसे पूछा जाएगा कि जॉन्डिस के समय हमारी स्किन कैसा हो जाता है, तो आप बोलोगे सर पीला हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि बाइल जूस का कलर कैसा होता है, तो आप बोलोगे सर पीला हरा होता है, यानी कि हल्का पीला हरा होता है। ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगा कि हमारे शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, आप बोलोगे सर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम लीवर है। लीवर का वजन कितना होता है? 1.5 से 2 केजी होता है। अगर आपके शरीर में यह पूछा जाए कि आपके शरीर में लीवर कहां होता है, तो आप बोलोगे हमारे शरीर के दाहिने भाग में होता है। ठीक है, बहुत कुछ बताऊंगा बेटा, बस आप वेट करते रहो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले, मेरे क्लास करते रहो और बहुत कुछ आपको बताता चलूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग कौन है? अवशेषी अंग किसको बोलते हैं? जो शरीर में रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं और ना रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर जो अगर हमारी बॉडी में प्रेजेंट रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारे बॉडी से अगर निकाल कर हटा भी दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और उस अंग को बोलते हैं बेटा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अपेंडिक्स क्या है, तो जरा से इसके बारे में आपको मैं बताता हूं। अपेंडिक्स हमारे शरीर का एक ऐसी व्यर्थ ऑर्गन है मेरे दोस्त, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे वाले हिस्से पे होते हैं। और ये जितने भी इंसान इस धरती दुनिया पर हैं, सब में अपेंडिक्स होती है मेरे दोस्तों। लेकिन जब अपेंडिक्स पक जाती है ना, तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ऐसे क्या है, वो यूजलेस ऑर्गन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ता हूं। लिखा है कि निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का एक कार्य है? सबसे पहले ये जान लो कि ये ट्रिप्सिन है क्या। तो ये ट्रिप्सिन क्या है, तो आपको पता चल गया एंजाइम क्या है मेरे दोस्त, एंजाइम है। और एंजाइम का कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है बेटा, इसका कार्य होते हैं मेरे दोस्त खाने को क्या करना,
खाने को पचाना। क्लियर है? तो ट्रिप्सिन एक क्या है? एंजाइम है। याद रखना, ट्रिप्सिन एक क्या है? एंजाइम है जिसका काम क्या होता है? खाने को पचाना। लेकिन बोलोगे सर खाने के रूप में तो हम लोग प्रोटीन भी लेते हैं, विटामिन भी लेते हैं, वसा भी लेते हैं, कौन सी खाना को पचाता है मेरे दोस्त? तब आपका आंसर होगा कि सर ये पचाता है किसको? प्रोटीन को। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का क्या नाम होता है? ट्रिप्सिन, है ना? आपसे यह पूछा जाएगा कि ट्रिप्सिन किस अंग का हिस्सा है। अगर किस अंग का हिस्सा पूछा जाएगा तब आपको बताना है कि यह है हमारा छोटी आंत का हिस्सा, छोटी आंत का, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा क्या है? भाग है। तो प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को बोलते हैं ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को पचाता है। और जो ट्रिप्सिन है वो कहां से निकलती है? तो हमारी छोटी आंत से निकलती है। इसी प्रकार का एक एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं पेप्सिन। क्या बोलते हैं? पेप्सिन बोलते हैं। तो ये जो पेप्सिन है बेटा, ये भी एक एंजाइम है। ये भी एक क्या है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर एंजाइम है। और एंजाइम, तो एंजाइम के बारे में आपको पता है कि एंजाइम क्या करती है? खाने को पचाती है। तो जो पेप्सिन होती है ये क्या काम करती है कि जो प्रोटीन होती है ना, जो आपका प्रोटीन होती है, ये जो प्रोटीन है ना, इस प्रोटीन को तोड़ती है। इस प्रोटीन को तोड़ देती है किसको? किसमें? तो आप बोलोगे सर पेप्टोन में। इस प्रोटीन को तोड़ देती है पेप्टोन में। तो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने वाला एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन। और पेप्सिन जिस अंग का भाग है मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं स्टमक। ये किसका भाग है? स्टमक का, यानी कि अमाशय का। तो पेप्सिन कहां से निकलती है? अमाशय से निकलती है। ट्रिप्सिन कहां से निकलती है? छोटी आंत से निकलती है। ट्रिप्सिन क्या करती है कि प्रोटीन का पाचन करवाती है। और जो हमारा ये पेप्सिन है वो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ती है। अब जब प्रोटीन पचता है, तो प्रोटीन जब पचता है मेरे दोस्त, तो किस फॉर्मेट में पचता है? जरा से इसके बारे में जान लो। प्रोटीन जो पचता है ना, वो अमीनो एसिड के रूप में पचता है। तो पूर्ण रूप से जो ट्रिप्सिन क्या है, वो क्या करती है? प्रोटीन को तो पचाती है, लेकिन किस में तोड़कर? तो बोलोगे सर अमीनो एसिड में तोड़कर। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल में टूट जाती है। अमीनो अम्ल में क्या होती है? टूट जाती है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन जब टूटती है, यानी जब प्रोटीन पचती है, तो किस फॉर्मेट में पचती है? अमीनो अम्ल के रूप में पचती है। और पूरी तरीका से प्रोटीन को पचाने का जो काम करती है वो ट्रिप्सिन करता है। लेकिन प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है कौन? पेप्सिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? हमारे जो बक्कल कैविटी है, या जिसे आप बोलते हो ओरल कैविटी, इसमें किसका पाचन होता है? तो अगर मैं बक्कल कैविटी की बात करूं, अगर मैं बक्कल कैविटी की बात करूं, यानी कि मुख गुहा की बात करूं, तो मुख गुहा में मेरे दोस्त पाचन तो होती है। आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि हमारे शरीर में पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होती है, तो मुख गुहा यानी कि हमारा जो बक्कल कैविटी है, यहां से ही हमारे डाइजेशन क्या होती है? हमारी जो डाइजेशन है, डाइजेशन कहां से स्टार्ट होती है? तो हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है बक्कल कैविटी से। यानी कि पाचन की शुरुआत, पाचन की शुरुआत, तो पाचन की शुरुआत कहां से होती है? तो आप बोलोगे सर मुख गुहा से होता है, यानी कि बक्कल कैविटी से होती है। लेकिन किसकी पाचन की शुरुआत होती है? अगर किसकी पूछा जाए तो यहां तो डाइजेशन स्टार्ट होगी। हमारे शरीर में सबसे पहले पाचन की क्रिया कहां से स्टार्ट होती है? बक्कल कैविटी से, यानी कि मुख गुहा से। लेकिन किसकी? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, फैट का, किसका? तब आंसर देना है कि सर स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसकी मेरे दोस्त? कार्बोहाइड्रेट की। यानी कि कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट
ठीक है ना, कि पाचन क्रिया कहां से स्टार्ट होती है, मुख गुहा से होती है। और कौन सी कार्बोहाइड्रेट पूछेगी, तब बोलना है स्टार्च। किसको बोलना है, स्टार्च के बारे में। तो पूछा कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है, आंसर निकल कर आ गया। बता दो, बता दो क्या उसका आंसर। आपको सारा कुछ पढ़ा दिया मेरे दोस्तों। आंसर होगा कि हमारे मुख गुहा में पाचन होती है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। किसकी होती है, कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो अब आज यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 तक ही रखते हैं मेरे दोस्तों। फिर मैं मिलूंगा आपसे कब, अगले दिन मिलूंगा, और यहां से आगे फिर गाड़ी बढ़ाऊंगा और इसको 100 के पार पहुंचाऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा मारना चाहता हूं क्या, शतक। और मैं पढ़ाता हूं क्या, पहले से ज्यादा। मैं करता हूं वादा और पढ़ाता हूं पहले से ज्यादा, क्योंकि मुझे करवाना है तुम्हें क्या, टॉप। तो नो लेट नो वेट, मिलेंगे तुमसे अगले दिन फिर इसी जैव प्रक्रम के साथ, यानी कि लाइव प्रोसेस के साथ। बेटा इस तरीका से तुम्हें पढ़ा दूंगा बेटा कि तुम मैट्रिक नहीं बेटा, सीधे बड़का बड़का एग्जाम टॉप कर जाओगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।